हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ क्लास 12th की फिजिक्स के साथ में। आज मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय। ठीक है, और ये चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग है दूसरे चैप्टर की। इसमें सबसे पहली जो आपकी हेडिंग है बुक्स में, क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर देखो क्या होता है। इसके लिए हम यहाँ पर एक देखो चित्र बना लेते हैं। मान लिया हमने ये कोई हमारा पृष्ठ है। ठीक है, ये हमने कोई एक पृष्ठ बना लिया है। ठीक है, ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ ये समझ लो ये ऐसा पृष्ठ है। ठीक है, इस तरीके का पृष्ठ है और ये हमने एक वेक्टर बना लिया इस तरीके का, बिल्कुल ऊपर की तरफ। जैसे हम अगर एग्जाम्पल दें, जैसे मान लो ये कोई कह सकते हो कि पृष्ठ है। ठीक है, ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ के ऊपर इस तरीके से एक मार्कर अगर रख दिया जाए तो इस पृष्ठ की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो देखिए मार्कर की तरफ है, ऊपर की तरफ। इसको क्या कहते हैं? इसकी जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर एन। इस डायरेक्शन को हम कहाँ से लिखते हैं? एन से लिखते हैं। ये हमको दिशा बताता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमने एक निशान बनाया है, ये इस तरीके का तीर वाला, इसको हम वेक्टर ए से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? वेक्टर ए से। ठीक, अच्छा, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो तो ऊपर की तरफ है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई कह सकते हो या परिमाण बोलते हैं, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में कह सकते हो परिमाण। ठीक है, परिमाण को हम ए से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? ए से। तो इसमें हमने एक फार्मूला लिखा है, वेक्टर ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर एन इंटू ए। ये जो ए है आपका, ये आपका मॉड है। मॉड भी लिख सकते हो ऐसे करके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बिना मॉड के भी लिख सकते हैं। ये इस वेक्टर की लंबाई को बताता है। किसको बताता है? लंबाई को, या कह सकते हो ये इसका परिमाण बताता है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, परिभाषा जो हो जाएगी, परिभाषा क्या होगी कि किसी समतल क्षेत्रफल ए में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। मतलब इस जो वेक्टर है ये हमारा, ये जो क्षेत्रफल है, हमने एक समतल प्लेन, मान लो एक प्लेन हमने पृष्ठ ले लिया है। ठीक है, इस पृष्ठ की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है और इसमें परिमाण भी है। ठीक, तो परिमाण के साथ साथ इसमें क्या होता है? दिशा भी होती है, और क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। इसकी जो दिशा है वो किधर है? बाहर की तरफ। पृष्ठ से, जैसे ये अगर पृष्ठ है, इस पृष्ठ से बाहर की तरफ। ठीक है, पृष्ठ से बाहर की तरफ जो हमने अभिलंब बनाया है, इस पृष्ठ, ये पृष्ठ अगर देख लो इस तरीके का है और दिशा जो है इस तरीके की, ये पृष्ठ इस तरीके का, दिशा इस तरीके की, तो यहाँ पर एक अभिलंब बन रहा है। ये जो मार्कर है कह सकते हो ये अभिलंब बना रहा है। ये अगर हम ऐसी रेखा एक खींच लें और इस पर एक ऐसी रेखा बना दी जाए तो ये रेखा इस प्लेन पर एक अभिलंब का काम करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो दिशा है वो बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है, और इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं, जो इसकी लंबाई ए को व्यक्त करता है। ठीक है, जो वेक्टर हमने खींचा है ये ऊपर की तरफ, ये जो है इसकी लंबाई को काय से हम लिखते हैं? ए से। ये यहाँ पर लिखा है, इसकी लंबाई को हम ए से लिखते हैं। ठीक, तो इसकी जो डेफिनेशन है हम ऐसे याद कर सकते हैं क्षेत्रफल वेक्टर की, कि किसी समतल क्षेत्रफल में ए में, किसी समतल क्षेत्रफल ए में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तथा इसकी जो दिशा है वो बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। ठीक, और इसको वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसकी लंबाई को, या कह सकते हो इसके परिमाण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला हमारा मिल जाता है वेक्टर ए बराबर यूनिट वेक्टर एन और ए। इसको हम परिमाण बोलते हैं और लंबाई भी बोलते हैं। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं? परिमाण और लंबाई एक ही बात है, चाहे परिमाण बोल दो चाहे लंबाई बोल दो। ठीक, और एन क्या होता है? ये हमारा एकांक सदिश होता है जो हमको डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए होता है, क्योंकि इसमें दिशा भी है परिमाण भी है, तो इसलिए हमको यहाँ पर ये परिमाण दर्शाता है और ये दिशा दर्शाता है। तो वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? परिमाण इंटू दिशा कह सकते हो। ठीक है, ये एकांक वेक्टर है इसका।
उसके बाद सेकेंड जो डेफिनेशन है आपकी घन कोण की, इस ये काहे की परिभाषा है, घन कोण की। इसके लिए भी हम एक चित्र बना लेते हैं। इसके लिए परिभाषा क्या है कि किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा, जैसे मान लो ये इतना बड़ा एक गोला है, ठीक है, इस तरीके से एक गोला है, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, ये गोला है और ये गोले का केंद्र है, ठीक है। अब मान लो किसी इस गोले के अंदर हमने एक छोटा सा पृष्ठ मान लिया, मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्रफल मान लिया इस तरीके से, ये हमने एक गोले के अंदर एक पृष्ठ मान लिया, ठीक है। अंदर कह सकते हो कि बाहरी वाली जो सतह होती है, जैसे मान लो कोई हम फुटबॉल ले लें, ठीक है, उस फुटबॉल के हम ऊपर से एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लें, उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर। अब ये एक पॉइंट हो गया, इसको हम सेंटर से मिला लेते हैं, और ये एक पॉइंट हो गया, इसको हम सेंटर से मिला लेते हैं। तो इस पॉइंट से दो रेखाएं हमने बनाई हैं, ठीक, और या इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की ये जो दूरी होती है, इसको हम चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं, ठीक है। चाप कह लो या दूरी कह लो इसको। और ये आपकी रेडियस हो जाती है किसी पृष्ठ की। भाई कोई गोला होगा, उसके सेंटर से अगर हम ऊपरी पृष्ठ तक जाएंगे तो उसकी रेडियस कहलाएगी, ठीक है। तो उसको हम आर से लिख लेते हैं। और ये हमारा क्षेत्रफल है पूरा ए। इस पूरे गोले का क्षेत्रफल या पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कह सकते हो, गोलीय पृष्ठ है ये, गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ए से लिखते हैं। और इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया है तो इस क्षेत्रफल को हम कहाँ से लिखते हैं? डेल्टा ए से। इसको डी भी बोल देते हो, डेल्टा भी बोल देते हो, तो इसको डी ए से लिख लेते हैं। कभी भी पूरे पृष्ठ का अगर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे? डी ए से, ठीक है। पूरे संपूर्ण पृष्ठ को हम ए से लिख देते हैं, और उसमें से अगर छोटा सा एक पृष्ठ माना जाए तो उसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा ए से, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पर, ये इसका मतलब हम कह सकते हो पृष्ठ का जो हमारा केंद्र है, ये हम इसको सेंटर मान सकते हैं इस पूरे पृष्ठ का, ठीक है। और इसके द्वारा जैसे हम यहाँ से यहाँ तक आए हैं, ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण कह सकते हो केंद्र पर बन रहा है। केंद्र पर कौन सा कोण बनता है? ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर जो कोण बनता है इसको हम कहाँ से लिखते हैं? ओमेगा से, ठीक है। ये पूरे पृष्ठ का अगर हम कोण लिखें तो उसको हम ओमेगा से लिखते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया है? एक छोटा सा पृष्ठ माना है, तो छोटे से पृष्ठ को हमने लिखा है डेल्टा ए से, तो इसलिए यहाँ पर कोण भी छोटा ही बनेगा, तो इसको हम लिख लेंगे डी ओमेगा से। काहे से लिख लेंगे? डी ओमेगा से। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, या कह सकते हो 9th क्लास में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो कोण तो यहाँ पर हो गया, सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो कोण भी हमारा सूक्ष्म बनेगा, ठीक है। तो सूक्ष्म कोण बराबर, कोण को हमने कैसे लिखा है? डी ओमेगा से। और क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? डी ए बटे त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर, ठीक है। तो फार्मूला होता है डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से डी ओमेगा बराबर ये फार्मूला मिल गया हमको। अगर हम, ये हमारा सूक्ष्म कोण के लिए फार्मूला आया है एक, इसको हम कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं? घन कोण, ठीक है। अच्छा, पूरे पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो पूरे पृष्ठ का हम अगर वैल्यू निकालते हैं तो हम उसको समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। ये जो चिन्ह हमने बनाया है, इस चिन्ह को कहते हैं रेखीय समाकलन। क्या कहते हैं? रेखीय समाकलन, इसको बोला जाता है रेखीय समाकलन, ठीक है। अच्छा, जब इसका समाकलन कर देते हैं, समाकलन का मतलब होता है इस पूरे पृष्ठ का हम कोण अगर निकालें, इस पूरे गोले के द्वारा अगर हम कोण निकालें तो उसको हम समाकलन करके निकालते हैं, ठीक है। तो और ये जो डेल्टा है, डेल्टा को हम मैथ में पढ़ते हैं डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशियल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अवकलन। अवकलन और समाकलन, ये दो चैप्टर आपको मैथ में मिलते हैं पढ़ने के लिए। अगर बायो से हो तब भी आपको फिजिक्स वाला टीचर जो है वो पढ़ाता है, क्योंकि इनकी जगह जगह पर ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अवकलन, ये डी का मतलब होता है अवकलन, और ये इस चिन्ह का मतलब होता है समाकलन। और समाकलन और अवकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसलिए डी से ये समाकलन खत्म हो जाएगा, कह सकते हो यहाँ पर, ठीक। चाहो तो हम लिख सकते हैं
तो हमने यहाँ पर लिखा रहने दिया है, ठीक है। अब यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये हमने संपूर्ण, अब हम पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो इसलिए हमने डी ए ना लिख करके क्या लिखा है, केवल ए लिखा है और बाकी हमारी आर स्क्वायर है, ठीक। अच्छा, क्षेत्रफल, अगर कोई गोल पृष्ठ है, उस गोले का अगर तुमसे क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, ठीक है, क्षेत्रफल पूछा जाए तो फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ए की जगह अगर हम 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे और बटे में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ओमेगा की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो मिलेगी 4 पाई। क्या मिलेगी, 4 पाई। यही आपका घन कोण है और इस फार्मूले का यूज आगे चल के जब हम गॉस की प्रमेय, ये जो चैप्टर का नाम है, यही आपका इस नेम से एक डेरिवेशन है, ठीक है, गॉस की प्रमेय जिसको बोलते हैं। और गॉस की प्रमेय में ये हमको यूज करना पड़ता है, यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। गॉस की प्रमेय में डी ओमेगा की वैल्यू हमको वहाँ पर 4 पाई रखनी होती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है घनकोण। और वैसे भी पूछ लिया जाता है कि घनकोण किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो कोण बनाया जाता है, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है, या कह सकते हैं कोई गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे हम घनकोण कहते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से डी ओमेगा बराबर होता है डी ए अपान आर स्क्वायर। पूरे पृष्ठ के लिए करते हैं तो समाकलन, रेखीय समाकलन कर देते हैं इसका हम, ये रेखीय समाकलन है और इधर भी रेखीय समाकलन लगा देते हैं। और ये हमारा सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं तो इसको हम फिर ए से लिख लेते हैं, या ये समझ लो कि डी से समाकलन खत्म हो जाता है तो खाली ए बचता है बटे में आर स्क्वायर। और गोले का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ जब वैल्यू रख देते हैं तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और बचता है 4 पाई, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू हमको मिलता है 4 पाई, ये आपकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं।